वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की है। तो इसमें हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, क्योंकि इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। काफ़ी डिटेल में ये आर्टिकल्स है, तो इसमें काफ़ी कुछ पता चलेगा, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड ऑन होगी और न्यूज़ में क्यों है ये समझेंगे। देन यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे डिस्कस की गई है, तो उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नाटो काफ़ी न्यूज़ में था, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। देन ब्रिक्स की सबमिट हुई है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं। एंड देन इंडिया यूरोपियन यूनियन, एक नया एंगल आपको दिखेगा। हर एक मंथ में आप देखो कि इंडिया के साथ जो दूसरे अदर कंट्रीज़ है उनकी रिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस बार हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्कस करेंगे। देन इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ये न्यूज़ में क्यों है और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है, क्योंकि 1960 से ये ट्रीटी चलते आ रही है, तो इस पर फिर से बात करेंगे। इंडिया की इंगेजमेंट देखेंगे तालिबान के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी एक न्यू एंगल दिखा और न्यू इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे ऐड ऑन होगी आपकी नोट्स में। देन यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उससे भी पहले आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो डेली बेसिस पे आप लोग को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मंडे टू फ्राइडे ये आपका चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो अगर आप लोग डेली बेसिस में अपने आप को आंसर राइटिंग के फेज़ में लाना चाहते हो तो एक बेटर ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी और डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, एक बार आप लोग देख लेना। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस बार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आपका हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं WTO के बारे में कुछ बेसिक यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो WTO की बात करूँ तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो भी व्यापार हो रहा है ना उसके रूल्स को यहाँ पे डील करता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको रूल्स करने के लिए, उसको यहाँ पे डील करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और WTO जो है ये 164 मेंबर्स के द्वारा रन किया जाता है और सारे डिसीजंस जो यहाँ पे लिए जाते हैं ये सारे मेंबर्स के बीच में जो भी यहाँ पे मैटर होता है इन सबके सहमति से लिया जाता है और कोई भी मेंबर जो है इसमें वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वीटो कहने का मतलब है कि कुछ एक्सेप्शनल पावर होती है, जैसे कि आपको अगर ऑब्जेक्शन लगानी है, कोई भी डिसीज़न अगर निकल कर आ रहा है जिसमें कि यहाँ पे 164 मेंबर है, तो 164 मेंबर में से अगर किसी भी कंट्री को लगता है कि नहीं ये डिसीजंस जो है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है या फिर किसी भी तरीके का अगर उनको और ऑब्जेक्शन लगता है, तो वो यहाँ पे वीटो का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट मीन्स कि उस रूल्स के ऊपर वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो WTO स्टार्टिंग से ही WTO इसका नाम नहीं था। इससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इसका ये नाम था। इसके बाद इसको यहाँ पे WTO कहते हैं, जो कि अगर गैट की बात करें, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो ये आपका 1948 में निकल कर आया था। उसके बाद 1995 से इसका नाम WTO रख दिया गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर्स और क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। तो कर्टेलिंग, जैसे कि हार्मफुल यहाँ पे फ़िशिंग सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार बातें होती है कि ट्रेड वगैरह जो होती है, व्यापार, उसमें हमारे देश के द्वारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ हम लोग किसी न किसी प्रोडक्ट पे देते, तो उस पर तो उंगली उठती ही है बार बार। WTO में कुछ जो मेंबर्स है वो कंप्लेन करते ही है। उसी के साथ आप देखो कि जो फ़िशिंग सब्सिडीज़ दी जाती है या इलीगल और अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फ़िशिंग्स जो हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है सब्सिडीज़ का। जो भी सब्सिडीज़ यहाँ पे, सब्सिडीज़ एक तरीके का आप कह सकते हो कि सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, ठीक है। तो सब्सिडीज़ जो है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ये प्रोवाइड की गई है उस तरीके के कंट्री को, और वो भी कैसे, तो WTO फिशर्स फंडिंग मैकेनिज्म है। तो अगर कोई यहाँ पे WTO की मेंबर कंट्री है अमंग 164 मेंबर्स, वो यहाँ पे फ़िशिंग में व्यापार करना चाहते हैं तो और सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, तो बेशक वो दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि फंडिंग मैकेनिज्म भी रखा गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करूँ तो बाइंडिंग डिसीजन है। इट मीन्स कि 164 कंट्रीज़ को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा कि फ़ूड जो भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा परचेज़ किया जाता है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
ये कहीं से भी अगर कोई भी तरीके का फसल को या फ्रूट को ये परचेज़ करती है तो इनका एक ही मेन पर्पस होता है कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए यहाँ पे ये परचेज़ करते हैं। तो अगर ये इनका एकमात्र मोटिव जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, इट मीन्स कि आप देखते हो कि कई देशों में डिजास्टर आ जाती है, या फिर अगर हम लोग पैंडेमिक का ही एक अच्छा एग्जांपल है जो कि आप काफ़ी रिलेट कर सकते हो। तो पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी ऐसे लोग थे, परिवार थे जिनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो उस तरीके के लोग तक फूड पहुंचाने का काम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा किया जा रहा था। कुछ देश तो ऐसे थे जहाँ पे फूड की सप्लाई बहुत कम हो गई थी, तो वहाँ तक भी पहुँचाने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए अगर ये फूड खरीद रहे तो उनको इस ऑब्लिगेशन से बाहर रखना है। साथ ही ई कॉमर्स ट्रांसमिशंस जैसे कि म्यूज़िक, ई बुक, फिल्म्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे 164 मेंबर्स जो है वो अग्रीड है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो मोरेटोरियम लगाया गया है कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर। आप देखो जो ई कॉमर्स ट्रांसमिशन होती है, जो ऑनलाइन आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि म्यूज़िक वगैरह अब आप जो है ऑनलाइन ही सुन लेते हो, ई बुक आपको मिल जाता है, बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिल्म्स वगैरह आपको जो है नेटफ्लिक्स ये सब में मिल जाती है, आपको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो मोरेटोरियम लगाया गया था कि कस्टम ड्यूटीज़ इन सारे जो है सर्विसेज में लगाई जाती है, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए जो मोरेटोरियम लगाया गया था उस पर अभी भी कंटिन्यू रहना है। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्टेन जो रिक्वायरमेंट्स थी ट्रिप्स के अंदर, जो कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके तहत टेम्प्रेरी वेवर की बात की गई है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे छूट दिया जाएगा। जैसे कि आप देखो कि कुछ कंपलसरी जो लाइसेंस वगैरह यूज़ करने का होता है कि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे लाइसेंस वगैरह यूज़ करना है जिससे कि कोविड-19 की वैक्सीन वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें कुछ छूट दिया गया है। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे WTO के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन के तहत कमिट कर रहे हैं कि एक वर्क प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिससे कि अगर कोई भी न्यू चैलेंजेस निकल कर आ रहा है WTO के जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी डिक्लेरेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये बातें रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी की बात की जाती है, यहाँ पे वैसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ और प्लांट हो गए, एनिमल स्पीसीज़ हो गए, उनकी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा कई बार आप देखो कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ और एनिमल हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरीज हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही यहाँ पे इसलिए ये डिक्लेरेशन लाया गया है। मेजर एग्रीमेंट अगर हम लोग देखें WTO के तहत कौन कौन सी एग्रीमेंट है, तो हल्का फुल्का इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अगर AOA की बात करें जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो मेनली यहाँ पे आप देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाती है और ये एक बाइंडिंग कमिटमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बाइंडिंग कमिटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि आप देखो कि कई ऐसे देश है जहाँ पे मोर देन 80% ऑफ जो पीपल्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सारे देश को मानना ही मानना है इसकी कमिटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मार्केट एक्सेस है, डोमेस्टिक सपोर्ट कितना मिल रहा है, एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन की बात की जाती है और ओवरऑल यहाँ पे एग्रीकल्चर जो ट्रेड है उसको इम्प्रूव करना है। फाइन। अगर हम लोग बात करें ट्रिप्स की, जो कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टिपुलेट्स जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है। इट मीन्स कि ट्रिप्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में। तो अभी मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ ये आर्टिकल, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके का WTO से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, ठीक है। तो ट्रिप्स में अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो यहाँ पे दर्जा दिया जाता है और जो नेशनल ट्रीटमेंट की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉपीराइट, यहाँ पे ट्रेडमार्क हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। इट मीन्स कि वैसे प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना जो कि फ़र्स्ट टाइम किसी भी इंसान या किसी भी देश के द्वारा किया गया हो, तो उनका हक बनता है कि वो उस हिसाब से जो है जितना भी उनका मनी और जितना भी उनका एनर्जी, टाइम गया है किसी भी प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में, तो वो अपने हिसाब से उनका कॉपीराइट का अधिकार है, यानी कि वो जो है अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं, उनका ट्रेडमार्क का अधिकार है। फाइन। साथ ही अगर हम SPS में देखें जो कि यहाँ पे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, तो मेनली यहाँ पे मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है कि एक बेटर तरीके से हम लोग प्लान करें और उस प्लानिंग को अडॉप्ट करें और फाइनली यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे कि जो एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि जो व्यापार का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सके। और एडवर्स इफेक्ट भी आप देखो तभी होता है जब यहाँ पे अनजस्टिफिएबल यूज़ हो रहा है किसी भी आइटम्स का। उसके बाद एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर की बात करें
तो यहाँ पे इसका एम है कि जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है और जो सेफ्टी इन्वायरमेंट वगैरह है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना, जिससे कि यहाँ पे आप देखो कि बेटर तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सके। साथ ही एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट मेजर्स थे, जिससे कि आप देखो कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड में जो भी सामान का व्यापार हो रहा है उसमें अगर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको यहाँ पे बैन करना है, यानी कि उस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट मेजर्स नहीं लिए जाने चाहिए जिससे कि यहाँ पे व्यापार में कहीं भी तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। साथ ही गैट्स की बात की जा रही है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरल ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करना जो भी व्यापार वगैरह सर्विस में किया जा रहा है। जैसे कि आप देखो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो आपको पता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आप कुछ कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में रखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करना है तो इस तरीके के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के कैटेगरी में है उनको यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट करना है और साथ ही साथ उनको कुछ यहाँ पे पर्क्स वगैरह भी देना है। इट मीन्स कि कुछ यहाँ पे छूट वगैरह भी देना है। फाइन, अब देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कर्टेल किया जा रहा है फिशरी सब्सिडीज़, जैसे कि आपको पता है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया गया है कि एग्जेम्पशंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बट जो 4 साल का बात किया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। इससे जो छोटे छोटे जो इंडियन फिशर्स है वो उनकी जो आगे चल के फ्यूचर है वो कहीं अनसर्टेन हो सकती है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है किसी भी तरीके का स्पेशल और डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है जो कि गाइडलाइन दी जाती है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो एग्जेम्पशंस दिया गया है तो ये आप समझ सकते हो कि एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको जो है एग्जेम्पशन रखा जाएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है अगर यहाँ पे अपना फूड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और अगर वो फूड परचेज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप समझो कि किसी न किसी देश में फूड इनसिक्योरिटी तो आ ही सकती है। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आँच आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जिस देश में फूड का प्रोडक्शन हो रहा है एटलीस्ट उस देश के लोगों को वो सारी भोजन मिल सके। ठीक है, इंडिया का डिमांड है कि हम लोग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आए, जो PDS सिस्टम है यानी कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, उसके लिए हम लोग खुद चाहते हैं कि एक अच्छा खासा जो है हमारे पास सोल्यूशन आ सके। साथ ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो वेवर दिया गया है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन में आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि हर एक देश जो है वो पीछे पड़े हुए थे कि कोई ना कोई वैक्सीन जो है किसी न किसी तरीके से बना ही लेना है कोविड-19 का, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ये महामारी था। तो हर एक देश अपने हिसाब से बना रहे थे। हमारे द्वारा भी जो है 2 वैक्सीन बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हमने किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे इन्वेंशन किया तो उसके लिए हमें कुछ छूट मिलना चाहिए, स्पेशल प्रोविज़न मिलना चाहिए। बट इससे छुटकारा यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि देखिए कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बनाया गया, और इसमें क्या है कि अगर किसी देश को यहाँ पे IPR के तहत कॉपीराइट ये सब का ट्रेडमार्क अगर ये सब का वैल्यू दिया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 वैक्सीन जो इतनी सस्ते में उपलब्ध कराया गया था, फ्री में दिया जा रहा था, ये नहीं हो पाता, फिर ये बहुत कॉस्टली हो जाता। तो फिर हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती और हम लोग इतना ज़्यादा जो है कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे छुटकारा मिला था। साथ ही ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर जो मॉरेटोरियम लगा दिया गया था, इससे काफ़ी फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस देखने को मिला। इट मीन्स कि जो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगा दी गई थी उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई, हमारे द्वारा हमारे देश को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। साथ ही आप देखते हैं कि WTO के द्वारा क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस किया जा रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इशू क्या है पहले ये समझिए। देखिए चाइना की जो पॉलिसी है ना वो यहाँ पे WTO की पॉलिसी के सामने इनइफेक्टिव है। तो चैलेंजेस यही है कि WTO जो है वो यहाँ पे चाइना का जो टैरिफ मैनिपुलेशन है, आप देखते हो कि चाइना क्या करता है कि अपने रुपीज़ को जो है मैनिपुलेट करते रहता है। कभी कभी आप देखो कि वो अपने रुपीज़ की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट करता है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है। और आपको जैसा कि पता है कि चाइना जो है अधिकतर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। वो इम्पोर्ट हब कंट्री नहीं है, वो एक्सपोर्ट हब कंट्री है। तो जो भी एक्सपोर्ट हब कंट्री होती है वो अपने यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू है उसको डिप्रिशिएट कर देती है, जिससे कि उनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो चाइना का आप अपना खुद का देखो कि जो टैरिफ है वो हर टाइम वो मैनिपुलेट करते हैं। तो WTO जो है वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर हो रहा है, यानी कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि WTO को यहाँ पे अपनी इन्फोर्समेंट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा और कुछ इस तरीके के प्रैक्टिस से, जिससे कि यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम हमारे जो ग्लोबल लेवल पे है वो एक फेयर बन सके। सेकेंड है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है उससे क्या चैलेंजिंग है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को परेशानी हो रही है, जैसे कि हमारे देश जो है, हमारा देश यहाँ पे एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है इस ट्रेडिंग रिजिम का, तो हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है
तो इससे इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, यानी कि WTO का जिस तरीके से यहाँ पे फ्रेमवर्क रखा गया है उसे फिर से हमें रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि आफ्टर पैंडमिक आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुकी है। साथ ही डिसफंक्शनल है यहाँ पे WTO की एपलेट बॉडी, यानी कि जहाँ पे अपील की जा सकती है वो बॉडी यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं कर रही है। तो चैलेंजेस यही है कि US जो है वो सिस्टमेटिकली ब्लॉक कर रखे हैं, यानी कि न्यू जो यहाँ पे एपलेट बॉडी मेंबर्स को जो अपॉइंट करना है तो वो US के द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एक कंसर्टेड यहाँ पे एफर्ट्स लेकर आना चाहिए, जिससे कि एपलेट बॉडी फंक्शनल हो और डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बातें रखी गई, चैलेंजेस क्या है कि जैसे जैसे डिसीजन बनाया जा रहा है ये कंसेंसस के थ्रू होता है, अपार्ट अमंग 164 मेंबर्स यहाँ पे मानते हैं तभी ये डिसीजंस जो है लाई जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 164 मेंबर्स आपको पता है कि एक बड़ी संख्या है ये, तो सारे मेंबर को यहाँ पे मनाना और सारे मेंबर्स का यहाँ पे सहमति पाने में ये काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे आयरन आउट डिफरेंसेस करना होगा, यानी कि एक कॉमन ग्राउंड पे तो सारे मेंबर्स को लेकर आना ही है जो भी डिफरेंसेस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस की बात करें कि सारे कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो चैलेंजेस यही है कि कंट्रीज़ जैसे कि आप देखो ईरान हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, उज़्बेकिस्तान है, वो अभी तक यहाँ पे WTO को ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जो भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उससे ये लोग बाहर ही रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें कुछ एफर्ट्स लेकर आना होगा, जिससे कि हम लोग जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना WTO है, जो कि ओनली वन यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बना पाए। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे इस अर्थ में सारे कंट्री है वो ज्वाइन करेंगे तभी। मूव टुवर्ड्स बायलैटरल, रीजनल और प्लूरिलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि यहाँ पे WTO में नेगोशिएशन किया जा रहा है तो वो आप देखते हो कि काफ़ी स्लो है। कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे दूसरी जो ट्रेडिंग रीजन है जैसे कि RCEP उसके तरफ वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि WTO का जो रूल्स और जो प्रोसीजर है उसको फिर से यहाँ पे एक जैसे इमर्जिंग सिनेरियो है उस बेसिस पे इसको लेकर आना होगा। कोविड-19 की पैंडेमिक का अगर इफेक्ट देखें तो इसमें क्या चैलेंजेस है। कोविड-19 पैंडेमिक जो है ये यहाँ पे आप देखो कि कंट्री को फोर्स किया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट बैन लगाएं और रेस्ट्रिक्शन करें, यानी कि जो भी यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था उसके कारण आप देखो कि रेस्ट्रिक्शन से जो है काफ़ी परेशानी हुई थी, यानी कि सप्लाई और जो डिमांड का यहाँ पे मिसमैच देखने को मिल रहा था। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डिस्प्यूट्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि हमने WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो इमरजेंट सिचुएशन है वो यहाँ पे टैकल हो सके। ओके, सो ये बातें रही यहाँ पे, यानी कि जो भी चैलेंजेस है उसके सॉल्यूशंस आपको एक ही साथ यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम लोग कुछ इश्यूज़ देखें WTO का जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए है तो अभी भी वो अनरिजॉल्व्ड है। जैसे हमारे ऊपर जो है कहा जाता है कि हम लोग एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देते हैं, फाइन। तो WTO का ये व्यूज़ है कि हमारा जो यहाँ पे MSP है ना एज ए ट्रेड, तो वो डिस्टॉर्टिंग मेजर्स है। इट मीन्स कि हम लोग MSP अपने किसानों को देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि यहाँ पे अगर किसान जो भी फसल उगाते हैं अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, बर्बाद तो छोड़िए अगर मार्केट में उस हिसाब से उस प्राइस में नहीं बिकता है तो एक मिनिमम प्राइस रेट यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि अगर किसान उसके डबल ट्रिपल रेट में अगर मार्केट में नहीं बेच पाए तो वो सारे फसल बर्बाद नहीं होंगे, सरकार उनको मिनिमम रेट में परचेज़ कर लेगी। सो ये एक यहाँ पे प्राइस रेट है। तो ऐसा कहा जाता है हर बार आप देखो WTO के द्वारा ऑब्जेक्ट लगाया जाता है इंडिया में कि हम लोग एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देते हैं, जो कि यहाँ पे जो WTO का एम्बर बॉक्स प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इंडिया का ये चैलेंज है, यानी कि आर्गूमेंट है कि प्राइमरी एजेंडा जो MSP का है और अदर प्राइस सपोर्ट जो मैकेनिज्म का है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए नहीं है बट फूड सिक्योरिटी के लिए ही है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड, यानी कि टैरिफ बैरियर भी आपको लगेगा कि ट्रेड के लिए भी यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर है। तो इसमें क्या है कि टेक्निकल बैरियर है ट्रेड का टू ट्रेड और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स है। तो यहाँ पे टेक्निकल बैरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ व्यापार जो किया जाता है, और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी है कि यहाँ पे हार्मफुल जो इफेक्ट देखने को मिलता है कुछ प्रोडक्ट के यहाँ पे ट्रेड करने से, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें नेगोशिएशन जो कि नॉन ट्रेड इश्यूज़ में है, जैसे कि इन्वायरमेंट का फोकस करना है, लेबर यहाँ पे स्टैंडर्ड को देखते हुए चलना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा है कि टाइम बिंग है हमारा नॉन ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे नेगोशिएटिंग जो टेबल वगैरह है उससे हम लोग बाहर रखे हैं। रिकॉग्निशंस जो है GI टैग का, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो
तो करंट जिस तरीके से आप ट्रेडिंग अरेंजमेंट देख रहे हो, तो इसमें क्या है ना कि जीआई टैग हमारे देश में आप देखो कि बहुत सारे प्रोडक्ट को हर एक राज्य से कहीं ना कहीं जीआई टैग दिया जाता है कि वो उस जगह की खासियत है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि डब्ल्यूटीओ में इसकी रिकग्निशन ही नहीं है। तो ये भी एक अलग तरीके का हम लोग को प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो जीआई प्रोडक्ट को तो देना ही चाहिए। जैसे बासमती राइस हो गया, दार्जिलिंग टी हो गया, तो इसको डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा आर्गू किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़ देना चाहिए और ट्रिम्स के एप्लीकेशंस के लिए, जो कि यहाँ पे है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इन डोमेस्टिक पॉलिसी, जब हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे परमिट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस में भी यहाँ पे हम लोग जो है आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देना ही चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिट कर सके अपने डोमेस्टिक पॉलिसी में। फाइन। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट डब्ल्यूटीओ। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे प्रीलिम्स की क्वेश्चन क्या क्या थी। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 2015 में क्वेश्चन आई है। ये देखिए, द टर्म्स जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, पीस क्लॉज है। ये न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली था, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग यूज़ करते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो अभी हमने देखा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें से कोई एक भी पता होगा तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हो, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर सी। यस, अब ये 2016 की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो कि फिर से पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द वर्ड टर्म अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। सो नो डाउट ये हम लोग जो है WTO अफेयर्स में देखते हैं। तो 2016 में ये क्वेश्चन है। अब 2017 में देखिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट, ठीक है, WTO का। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है ये WTO की बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013 का ये पार्ट है। सेकंड है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट है ये जनवरी 2016 से फोर्स में आया। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है। हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर चुके हैं। सेकंड है कि ये बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज का ये पार्ट है, और थर्ड है कि ये 2016 से ये फोर्स में आया है। तो इसमें देखिए कि थर्ड स्टेटमेंट में ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यस, ए करेक्ट है। तो 2015, 16, 17 की हो गई। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने देखा 2015, 16, 17 में कंटिन्यूस 3 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मे भी इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से आफ्टर पैंडेमिक WTO के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म की जा रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का इशू है। तो कल थोड़ा टाइम लेकर मैं और भी आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इससे थोड़ा भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कीजिए। और डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए विजन ऐसी करंट अफेयर्स मैगजीन की, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।